कैंडिडेट्स कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें और क्या एक्सपेक्ट करें और इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। इंटरव्यूअर कुछ भी आपके रिज्यूमे में से पढ़ के आपसे पूछ सकता है। आपका प्रोजेक्ट आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। या तो वो पास आउट है या गैप है या वो 6 महीने में पास आउट होने वाला है, जी, तो वो अपने आप को कैसे रेडी करे नेक्स्ट 6 मंथ में, नेक्स्ट 9 मंथ में कैसे रेडी कर सकता है। 1 महीने में पहले बेसिक क्लियर करे अपना, और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो प्रोजेक्ट्स करे। जय हिंद एवरीवन। सो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एक मन की बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज से 11 साल पहले जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट की थी पाइन के साथ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जर्नी में इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सिखाने को मिलेगा। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है इस जर्नी में कि आपको बहुत लोग मिले। मुझे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने करीब 1000 बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है और आप उनको पढ़ाते हैं, फिर वो अपने रास्ते में सेटल हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी रहो, बैंगलोर में रहें, हैदराबाद में रहें, आउट ऑफ इंडिया रहें, मेंटर्स के अलावा। ठीक है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको जिनको हमने ग्रूम किया, जिनके साथ हम खड़े रहे, जिनको हमने सिखाया कि इंडस्ट्री में कैसे जाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जो टिके रहते हैं। और उनमें से एक जिसको आज मैंने इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट के लिए कि वो आए और अपनी जर्नी शेयर करे और बताए लोगों को कि इस 7 साल के एक्सपीरियंस में इंडस्ट्री में जाने के बाद, आज मैं नहीं बोलूँगा, आज मैं चाहता हूँ कि उसके थ्रू मेरे जो जूनियर्स बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड के, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, वीएलएसआई बैकग्राउंड से, आज उस उनके थ्रू आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री को कैसे क्रैक करना है। ओके, सो आई वांट टू इनवाइट दीक्षांत दीक्षांत रोहतगी। He was the part of the Pine from 2017 to 2019, and in one of the design and verification batch, I think it's DB3, and he's now in Synopsys. So welcome Dikshant. थैंक यू कैसे सर। हो? मैं Thank you. अच्छा हूँ सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। या थैंक यू दीक्षांत। ओके, सो दीक्षांत, जैसा मैंने बताया जी, कि मैंने पाइन स्टार्ट किया, उसके बाद पहली जर्नी में पहले बैच से कुछ बच्चे हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, वो 10 साल के एक्सपीरियंस हैं। उसी तरह सेकंड बैच, थर्ड बैच, आप मेरे थर्ड बैच के स्टूडेंट हो और जिनके साथ मुझे याद है, मैं लास्ट टाइम जो आयुष बैठा था, तो मैंने उसको यही बोला था कि आयुष, मैं आता था आपकी क्लास में और आप पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते थे, और मैंने आपका भी नाम लिया था और मैंने कहा था आप 2-3 लोग थे, आप, दीपांशु और दीक्षांत जी। तो स्टार्ट करने से पहले इस जर्नी को हम एंजॉय करते हैं, इस जर्नी को शेयर करते हैं कि कैसे मैंने आपके साथ काम किया, आपने मुझे फॉलो किया। फिर उसके बाद इन 7 सालों में, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं बहुत बोल चुका हूँ बच्चों के बारे में कि आपको कैसे इंडस्ट्री के लिए रेडी होना है। आज मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँगा बच्चों के बिहाफ़ पे, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं। जी सर। ओके, आपकी प्रिपरेशन, बिफोर प्रिपरेशन, कि आप क्या सोचते थे? आप इंडस्ट्री को कैसे लेते थे? या आपको वीएलएसआई के बारे में आइडिया था? फिर जब आप जॉब गए, आपका पहला दिन, और फिर आप धीरे-धीरे आप एक एक्सपीरियंस होते गए। आज आप एक टीम लीड कर रहे हो। आज आप एक इंटरव्यू भी लेते हो, ठीक है? कैंडिडेट सिलेक्शन भी करते हो। तो उन सारी चीज़ों को आज मैं चाहता हूँ कि दीक्षांत आज अपने वर्ड्स में आज आप जूनियर्स को कन्वे करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दीक्षांत, मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस को हम ये बताएँ कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? ओके, कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग करने से पहले आपका क्या थॉट था कि इंजीनियरिंग क्यों करनी है? और फिर ये ड्रास्टिक चेंज कैसे आया वीएलएसआई में जाने का? सो दीक्षांत, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सर। तो सर, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ओके, मैंने अपनी इंजीनियरिंग इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज से करी है।
इंद्रप्रस्थ साहिबाबाद। साहिबाबाद से, ओके। जो AKTU के अंदर आता है। ओके। और मेरा पहली प्रेफ़रेंस मेरी हमेशा ये रही थी, जब मैंने 11th-12th पास करी थी, तो मेरा था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूँगा। बट काफ़ी सारे उसके पॉइंट्स होते हैं जो नहीं हो पाई वो। तो फिर मैंने ईसी जॉइन करी। मैंने ईसी जॉइन करी और फर्स्ट सेकंड ईयर में हर ईसी स्टूडेंट को ये लगता है, जो एक मेबी एक टियर 3 कॉलेज से आए, उसको हमेशा ये रहता है कि कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको अता-पता नहीं होता। और उसको हमेशा ये होता है कि यार मैं आईटी या सीएस नहीं जॉइन कर पाया, हुँ। तो बट मैं अब एक्स्ट्रा पढ़ के मैं उसी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में मैं घुस जाऊँगा। तो मेरा भी थॉट प्रोसेस यही था कि नहीं, पहले जब मैं सोच रहा था तो ये था कि नहीं, मैं आईटी में जॉइन करूँ या सीएस जॉइन करूँ। बट मैंने ईसी जॉइन करी क्योंकि ये इंटरेस्ट भी था उसमें। तब तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि कोर इंडस्ट्री क्या होती है। मैं हमेशा ईसी जो करता था वो यही कहता था कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो और आप आईटी इंडस्ट्री में घुस जाओ। बट जैसा आपने बोला कि आप आए हमारे उसमें, आप और हम पीछे वाले गेट से निकल जाते थे, मैं, आयुष और दीपांशु। तो हमारा ये होता था कि तब तक वो माइंडसेट ही वही था कि ये नहीं करना, हम अपना जो अलग से पढ़ रहे हैं वो बहुत है और उसके हम निकल जाएंगे। बट जब वो इंसाइट आया कि नहीं, अगर हम 4 साल ईसी में दे रहे हैं अपने, तो हमें कोर इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो वो पाइन के थ्रू ही आया हमें, क्योंकि उससे पहले नहीं था। और पाइन क्या में कन्फ्यूज़न क्या थी? मतलब जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं था? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाइन और जी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि ठीक है, आप वीएलएसआई यू अंडरस्टैंड राइट एट दैट टाइम कि वीएलएसआई भी कुछ होता है। बट क्या कन्फ्यूज़न थी कि वीएलएसआई में जाना है या नहीं जाना है? तो कन्फ्यूजन यही थी कि हुँ। पहली बात तो कि वीएलएसआई इंडस्ट्री होती क्या है। ओके। क्योंकि आप जब एक टियर 3 कॉलेज में आप जाते हो, तो आपको ऐसा कोई एक्सपोज़र मिलता नहीं है कि आपकी वीएलएसआई इंडस्ट्री क्या है। आपने बस कुछ कंपनियों के नाम सुने होते हैं, जैसे इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया, क्वालकॉम हो गया। बट जैसे सिनॉप्सिस, कैडेंस, मेंटर, सीमेंस आपने ये सुना ही नहीं होता। तो एक तो कन्फ्यूजन आप, मैं कहूँगा कि लैक ऑफ नॉलेज थी ये कि कोर इंडस्ट्री होती क्या है। और दूसरा ये था कि जैसे टियर 3 कॉलेज में जब थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज में हमसे हमारे सीनियर्स भी फाइन में थे, तो हमें यही था कि यार इसमें लगेगी जॉब या नहीं लगेगी कभी। बट वही था कि वो कन्फ्यूजन जो दूर हुई, वो दूर इससे ही हुई कि आपने जब एक्सपोज़र दिया कि नहीं, अगर तुम अपना 4 साल अगर तुम कोर में दे रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप उन्हीं कंपनियों में जाओ। आपको अगर वही आईटी में आकर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो वैलिड भी पॉइंट है कि आप अगर 4 साल किसी एक चीज़ को दे रहे हैं, तो इट मेक्स सेंस कि आप उसी डोमेन में जाएँ। तो ऐसे हमारा वो शुरू हुआ। तो अगर मैं अब इसी चीज़ से ही मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि 4 साल आपने कोर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को दिया, ठीक है? उसके साथ कम्युनिकेशन भी जुड़ा था, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था, जो आपको ये बताता है कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ? जी, तो सर टर्निंग पॉइंट ये था कि जब हमने ये ट्रेनिंग जॉइन करी, ओके। जब ट्रेनिंग जॉइन करी, आपने हमें असाइनमेंट दिए, आपने हमें बताया कि ये आपने टॉपिक्स पढ़ाए हुँ। और उसके बाद आपने असाइनमेंट दिए कि ये इम्प्लीमेंट करो। वो जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई चीज़ें, तब मज़ा आया। मेरे ऑडियंस को बताओ वो क्योंकि हम लोग जै डोमेन को लेकर नाम नहीं पूछ रहे हैं जी, कि जैसे कि डिजिटल, डिजिटल। वेरिटॉल। जी सर, तो हमने स्टार्टिंग में डिजिटल पढ़ी थी 3rd ईयर में। हाँ। हमने डिजिटल पढ़ी थी। डिजिटल के बेसिक डिजिटल, उसके बाद डिज़ाइन करे हुँ। हमने। इसमें एंड गेट बनाया, नौ सारे जो हमारे बेस गेट्स होते हैं, जैसे नैंड और नॉर, उससे बाकी सारे गेट इम्प्लीमेंट करे। यस। उससे बेसिक डिजिटल मॉड्यूल्स हमने इम्प्लीमेंट करे। हमने आरटीएल कोड लिखा, हुँ। हमने वेरिलॉग कोड लिखा। तो वो सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी और जब उसको इम्प्लीमेंट करा और जब वो रिज़ल्ट्स आने दिखे, और उसमें सबसे एक बड़ी चीज़ थी जो हमने एफपीजीए पे हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट करी कि हमने ट्रैफिक लाइट बनाई, हमने एलईडी बनाई, हमने क्लॉक बनाया उस पे। तो वो जो एक्सपोज़र था, उस जब वो इम्प्लीमेंट हो के एक लाइव सामने आ रहा था आउटपुट, वो एक टर्निंग पॉइंट था और एक वो मोटिवेशन था कि नहीं, हुँ। हम कर सकते हैं ये भी। ये चीज़ें भी हैं जो हम, वैसे हमारे करिकुलम में भी हैं, बट एक्सपोज़र पर प्रोजेक्ट नहीं है उस पे। बट पाइन ने हमें वो प्रोजेक्ट का प्लेटफ़ॉर्म दिया, जिसमें जब हमने इम्प्लीमेंट करा, तो फिर मज़ा आने लगा कि नहीं। मैं एक बार बताऊँ तो उस टाइम पे मेरा भी लर्निंग फ़ेज़ था क्योंकि मेरा हमेशा इस तरह से नहीं रहा है कि मैं कोई चीज़ प्रिपेयर करके आऊँ और कराऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरा तीसरा साल था ये जब आप लोग हमसे मिले थे और जॉब में आप ना इतनी बेसिक चीज़ें नहीं करते हो, जी। राइट?
तो या तो मैं करके आऊँ फिर आपको कराऊँ, तो वो कभी अचीव नहीं होता। तो बट मुझे जो आपसे सीखने को मिला है कि मेरा मन में कुछ क्वेरी रहती थी। जैसे मुझे याद है, मैंने इंक्रिप्शन का प्रोजेक्ट किया था, ठीक है? अपने टाइम में किया था। मैंने आपसे सोचा कि तब हमारे पास हार्डवेयर नहीं था। मैंने वो हार्डवेयर की चीज़ आपसे कराई। अगर आपको याद होगा, हाँ जी। इंक्रिप्शन ये एईएस इंक्रिप्शन हाँ, 128 इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। हाँ। और उसमें मैंने क्या कराया था, मतलब वो एक मुश्किल चीज़ थी, जी सर। जो आपने किया था। आपको याद है वो भी? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है क्योंकि हाँ, वो हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी बना प्रोजेक्ट भी था हाँ, और वैसा सॉफ्टवेयर या वैसा प्रोजेक्ट भी नहीं था उस समय क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स बनते थे वो या तो बाहर से बनते थे या बहुत बेसिक वो होते थे। जो एईएस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमने साथ में जिसमें यूआर्ट भी था, हाँ, ट्रांसमीटर, रिसीवर, हाँ, एफपीजीए हाँ। उसमें इतने मॉड्यूल्स थे कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही एक बहुत बड़ा टास्क वो था। काफ़ी मुश्किल चीज़ें थी। काफ़ी मुश्किल चीज़ थी सर वो और उसको करने में क्योंकि हमने उसे यहाँ पे पहले 3rd ईयर में हमने उसे इम्प्लीमेंट करा, फिर 4th ईयर में उसे रिफाइन करा हमने बेसिस के बोर्ड पे, बेसिस बेसिस के 2 है, बेसिस 3 है, यस बेसिस 3 के बोर्ड बेसिस एफपीजीए बोर्ड बोर्ड पे था। हमने उसे इम्प्लीमेंट करा और वो एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगा था। ओके। और उसी के बाद मैंने आपको एक नाम दिया है। आप तीनों लोगों को। क्योंकि क्या था कि आप ठीक है, मैं आपका मेंटर हूँ। मैंने चीज़ें नहीं बना रखी बिकॉज़ आई हैव टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स। आई डोंट हैव टाइम टू जस्ट गो एंड कोड इट, ठीक है? अब मुझे याद है कि आप आए, "सर ये हो गया।" यार अब मैं फँस गया, अब मैं क्या दूँ? अच्छा ये करके लाओ। 2 दिन बाद आप आए, "सर ये हो गया।" अब मैं क्या कर तो मैंने आपको पहले एईएस करवाया। जी। फिर अब मैंने बोला ठीक है, अब मुझे इसको स्विच से मैं इनपुट दूँगा और उसका आउटपुट चेक कराओ। आपने एलईडी पे उसका आउटपुट चेक कराया। फिर मैंने बोला एलसीडी पे लेकर आओ डेटा को। ग्रेट। तो ऑडियंस, ऑल माय जूनियर्स, बेसिकली क्या होता है कि जब आप मेंटरिंग कर रहे होते हो, राइट? तो मेंटरिंग में ऐसा नहीं होता है कि आप कोई चीज़ करके लाओ, ठीक है? आपकी बॉन्डिंग कैसे बिल्ड होती है किसी के साथ? आपकी बॉन्डिंग तब बिल्ड होती है जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस, मेरे माइंड में जो क्वेश्चन थे, यार इसको मैं चाहता हूँ ऐसा करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अपने जब मेरा लर्निंग फेज़ था तो मैंने नहीं किया। तो वो सारे जो मेरे मन में थॉट थे, मैंने दीक्षांत से, आयुष से और अनामिका से, मैंने इन तीनों से ये प्रॉब्लम दिया, करके लाया। और उसके बाद एक मूवी आई हुई थी उस टाइम पे, वो काफ़ी पॉपुलर थी, थ्री इडियट्स, ठीक है? तो थ्री इडियट्स में एक डायलॉग था कि जापना तोहफ़ा कबूल करो, ठीक है? तो वन ऑफ माय जापानाइज़ सिटिंग हियर, अनदर यू ऑलरेडी मेट इन लास्ट पॉडकास्ट, ओके? सो थैंक यू दीक्षांत। वो जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो 3rd ईयर था आपका, बट मेरा भी तीसरा साल था। जी सर। ग्रेट। सो अ, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ सिर्फ़ 3rd ईयर की जर्नी, ऐसे कोई चीज़ जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो? सिर्फ़ 3rd ईयर की, अभी हम फाइनल ईयर पे नहीं जा रहे हैं और फिर फाइनल ईयर के बाद आपके करियर पे भी जाएँगे। सो 3rd ईयर की स्पेशल कोई एक स्पेशल लर्निंग जो आपके जूनियर्स आपसे सीखना चाहें? सर 3rd ईयर की लर्निंग में मैं यही सजेस्ट करूँगा अपने जूनियर्स को जो मैंने अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट करा कि जो आप पढ़ रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। ओके, उसके अलावा क्योंकि जो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, जब तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बनेगी, तब तक आप उसको आप इंटरेस्ट में नहीं ला पाओगे अपने। ओके, आपको 3rd ईयर में आपको एक्चुअल में रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि आपको किस साइड जाना है। ओके, आपके पास अगर आप पाइन में हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको एम्बेडेड में जाना है, आपको एनालॉग में जाना है, आपको वेरिफ़िकेशन में जाना है, आपको पीडी में जाना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपको एक इंटरेस्ट अपना बनाना है 3rd ईयर में कि मुझे किस साइड जाना है और फिर उस पे लग कर मेहनत करनी है। तो तो आपका जो इंटरेस्टिंग एरिया या इंटरेस्ट एरिया क्या था उस टाइम मेरा पे जो इंटरेस्ट सर मेरा इंटरेस्ट हमेशा कोडिंग में रहा है, अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैंने डिज़ाइन एंड वेरिफ़िकेशन ओके, डोमेन चूज़ करा था जो पाइन के थ्रू क्योंकि उसमें वेरिलॉग था, सी प्लस प्लस था, स्क्रिप्टिंग था। क्योंकि स्क्रिप्टिंग जो अभी बाद में रियलाइज़ हुआ कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मुझे कोडिंग का शौक था और मुझे वो भी था कि अब 3 साल ईसी पढ़ा है तो यार ईसी में ही जाना है। तो इसलिए क्योंकि डिजिटल आपका वेरिफ़िकेशन में आपका डिजिटल डिज़ाइन भी आता है, तो और डिजिटल में भी मुझे इंटरेस्ट था। तो उसका कॉम्बिनेशन मेरे लिए बेस्ट डिजिटल वेरिफ़िकेशन सॉरी डिज़ाइन वेरिफ़िकेशन रहा था। तो मैं इसको ऐसा समझूँ कि 3rd ईयर में जो मेरा गोल था कि कैंडिडेट्स को हर चीज़ से एक्सपोज़र कराऊँ जी। और उनको
डिसाइड करने दो कि वो किस में बेस्ट है। जी। तो आई थिंक मुझे याद है आप और कई और लोगों ने डिज़ाइन वेरिफिकेशन इन द फाइनल ईयर में चूज़ किया था। हाँ जी। ओके, तो आई अंडरस्टैंड 4th ईयर इज़ वेरी क्रूशियल, राइट? और 4th ईयर में आपका डू एंड डाई की सिचुएशन है। एक तरफ आपका सेशनल है, सेमेस्टर है, कॉलेज में अटेंडेंस मेंटेन करना है, ठीक है? और हर दिन जो आपका गुज़र रहा है, वो आपका एक एंड की तरफ जा रहा है कि मेरा बीटेक खत्म होने वाला है और बीटेक खत्म होने के पहले मेरे को जॉब चाहिए, राइट? साथ में कॉलेज की प्लेसमेंट्स आ रही हैं, आपके दोस्त दूसरे डोमेन्स में जा रहे हैं, बट आप एक डोमेन को लेकर फोकस कर रहे थे, जो हमारा गोल था। तो आप कभी आपके मन में ऐसा कोई थॉट नहीं आया कि यार मैं सही कर रहा हूँ? क्योंकि जो चीज़ कभी कॉलेज में हुई नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी एज़ अ कॉलेज में आकर हमको वो सिखा रहा है, तो उसके पास कुछ भी इतना बड़ा बिग स्टोरी नहीं है, सक्सेस स्टोरी नहीं है। कुछ हमारे सीनियर्स हैं जो प्लेस हुए हैं, तो क्या मैं प्लेस होऊँगा या नहीं होऊँगा? या मुझे इस तरफ रहना है या मुझे कॉलेज की तरफ जाना है, कॉलेज से प्लेसमेंट लेकर मुझे चीज़ों से फ्री होना है क्योंकि नेक्स्ट 3, 4, 5 मंथ में मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई थी 4th ईयर में? अगर आई थी, तो हुँ। क्या आई थी और फिर उसको कैसे हैंडल किया आपने? बिल्कुल सर, एक बार आपने जैसे बोला कि एक माइंड में आता है कि दोस्तों की प्लेसमेंट हो रही है, कॉलेज वाले फ़ोर्स कर रहे हैं कि प्लेसमेंट में बैठो, तो वो माइंड में बिल्कुल आता है। बट मैं ये कहूँगा कि एक तो अपनी मोटिवेशन कि नहीं अब शुरू करा है तो नतीजे तक लेकर जानी है। दूसरा मैं ये कहूँगा सर मेंटर का सपोर्ट, जो स्क्रिप्टिंग मेंटर हुए, हमारे वेरिफ़िकेशन मेंटर हुए, आप हो, सबसे बड़े सपोर्ट आप रहे हो, स्क्रिप्टिंग मेंटर रहे हैं, सारे मेंटर रहे हैं, जो उनका पुश रहता है हमेशा कि नहीं, करो। क्योंकि हमने उनको भी मेहनत करते हुए देखा है अपने साथ कि सिर्फ़ हम नहीं मेहनत कर रहे, हमारे सारे मेंटर्स भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक जाग कर हाँ। हमारे डाउट्स सॉल्व कर रहे हैं, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपना काम छोड़ के हमें हेल्प कर रहे हैं। तो एक वो होता है कि आपके साथ अगर कोई मेहनत कर रहा है, तो आपको एक अलग मोटिवेशन रहती है। तो एक वो मोटिवेशन थी, एक अपनी मोटिवेशन थी सर और ये था कि फिर एक बार डाउन तो होता है कि यार सबकी नौकरी लग रही है क्योंकि काफ़ी लग रही है। मेरी मेरी खुद की थोड़ी लेट लगी थी जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ सिनॉप्सिस में मेरी अगस्त में नौकरी लगी थी और मैं पास आउट मई में हो गया था उससे पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे तो वो एक रहता ही है कि इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हुआ मेरा फिर दोस्तों की लग गई साथ में सबने ज्वाइन कर लिया सब इंजॉय कर रहे हैं अपना अपनी जॉब की लाइफ इंजॉय कर रहे हैं एंड तो एक वो डीमोटिवेशन वाला रहता है बट हमेशा मेरे साथ ये था कि मैं आपके साथ शेयर करता था कि सर नहीं ऐसे वो है आपने हमेशा मेरा सपोर्ट करा कि नहीं दीक्षांत करो तुम्हें कैलिबर है तुम में तो तुम कर सकते हो तो यही है कि आप डीमोटिवेशन आती है बट उसका यही है कि आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे बात करें आप उनसे सीखें कि उन्होंने क्योंकि सबकी लाइफ ऐसी टफ फेज से निकली है तो आप अपनी मेहनत मत छोड़ें और आप हमेशा बैक में याद रखें कि आपने इतना टाइम लगाया है आप में कैलिबर है आप कर सकते हैं। इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है इसी 4th ईयर की जर्नी को लेकर कि अभी भी मेरे पास एग्जिस्टिंग बैचर चल रहा है। मैं उनके थ्रू मतलब उनको मैसेज देना चाहता हूँ विद योर हेल्प कि उनके पास ना जैसे मैं बात करूँ जैसे यू आर फ्रॉम डीवी बैच, राइट? तो उनके पास सी सी प्लस प्लस का भी एक डोमेन है जिसके थ्रू वो एसओसी मॉडलिंग में जा सकते हैं। उनके पास एक आर्टिकल डिज़ाइन का डोमेन है जिसके थ्रू वो एफपीजीए डोमेन में जा सकते हैं और ऑन द टॉप वेरिफिकेशन है। और इन सबसे में जो कॉमन है वो एक सब्जेक्ट जो उनके साथ है वो स्क्रिप्टिंग है जी। जो हम साल भर कराते हैं हुँ। स्टार्टिंग विद लिनक्स बैश टिकल एंड स्किल फॉर एसिक बैच। तो अगर आपके आपके टाइम में आरटीएल डिज़ाइन शायद उतना नहीं था लेकिन सी सी प्लस प्लस पे हमारा फोकस था, स्क्रिप्टिंग पे फोकस था और वेरिफिकेशन पे फोकस था सिस्टम वेला यूबिया। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं और मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किस सब्जेक्ट पे है तो सारे इंपॉर्टेंट, राइट? और एक दूसरे से डिपेंडेंट है, लेकिन किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपने किया हुँ। और आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा? क्योंकि यहाँ पर कोई हमें कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ही डायनेमिक लग रहा है, तो मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ, ये मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग है। तो कुछ एक ऐसा मैसेज दो जो मेरे एग्जिस्टिंग बैच को या आने वाले बैचेस को जाए।
सर डीबी डोमेन को लेकर। जी, जैसा आपने बोला कि सारे डोमेन इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर जैसे हम स्क्रिप्टिंग का एक जो प्लस पॉइंट है स्क्रिप्टिंग पढ़ाने का, मेरे हिसाब से स्क्रिप्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो मेरी प्रोफ़ाइल है अभी सिनॉप्सिस में वो डिज़ाइन ऑटोमेशन से रिलेटेड है। मेरी प्योरली स्क्रिप्टिंग बेस्ड प्रोफ़ाइल है। स्क्रिप्टिंग में आपने स्क्रिप्टिंग नहीं पता हमारे ऑडियंस को, जी। ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, फोर्थ ईयर में भी हैं, नहीं है उनको आइडिया, ठीक है? मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी थोड़ा होल्ड करके स्क्रिप्टिंग का थोड़ा-सा उनको आइडिया दो कि एग्ज़ैक्टली स्क्रिप्ट है क्या? स्क्रिप्टिंग में कौन-कौन से कमांड्स आते हैं और स्क्रिप्टिंग को हम किस प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनसे हम क्या अचीव करते हैं, ठीक है? तो यू कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली एंड देन यू ऐड दीज़ थिंग्स आल्सो। जी, सर स्क्रिप्टिंग ये है कि आप अपना कोई भी प्रोसेस जो आप मैन्युअली कर रहे हो, आप उसको एक जगह लिखकर उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, आप उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। ओके, और उसकी प्लस पॉइंट क्या क्या है कि आप अपना मैनुअल जो टाइम है आप वो बचा रहे हैं, मैनुअल एफर्ट बचा रहे हैं अपना। और स्क्रिप्टिंग बेसिकली इट्स लाइक अ बंच ऑफ कोड जो आप लिखते हो, एक ओके। बंच ऑफ प्रोसेस है जो आप एक लिनक्स पे मतलब कोड, बेसिकली कमांड। कमांड्स हैं जो आप उनको एक फाइल के अंदर लिख के आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो चीज़ आप 10 बार लगातार आप खुद कर सकते हो या आप एक स्क्रिप्ट में वो चीज़ें डाल के आप एक ही बारी में वो 10 चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। ओके, ये बेसिक स्क्रिप्टिंग वो है। बेसिक स्क्रिप्टिंग में आपको लिनक्स आना चाहिए, आपको बैश आना चाहिए। बैश और भी शेल का है जिनकी आप जिस पे आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ओके। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, बट ये बेसिक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी वीएलएसआई इंडस्ट्री है हमारी, हाँ, वो सब आप हमारा यूनिक्स बेस्ड है, यूनिक्स या लिनक्स बेस्ड है। तो उसके अगर आप वो बेसिक चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको डे टू डे करनी है। आपको अगर डायरेक्टरी में कुछ फाइल सर्च करनी है या फिर आपको लिस्ट करना है या आपको कुछ चीज़ें का टाइम निकालना है, क्या देयर लिनक्स बहुत वास्ट चीज़ है। और अगर आप वो बेसिक नहीं आता आपको, तो आपको बहुत टफ़ रहेगा। आपका मैनेजर आपसे परेशान होगा कि टाइम बढ़ रहा है उन चीज़ों में। और क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी यूनिक्स पर है, आपका टूल इन्वोकेशन लिनक्स पर है, आपका रिपोर्टिंग सारी लिनक्स पर है, तो वो बेसिक लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद जब हम थोड़ा-सा अप लेवल की तरफ जाते हैं, बैश से ऊपर बढ़ेंगे तो फिर टिकल आता है सर, हाँ, पर्ल आता है, पाइथन आता है। सबका अपना-अपना यूज़ केसेस है। जैसे टिकल जो है, जो भी आपका ईडीए टूल बना हुआ है जिस पे बेसिक आपका डिज़ाइन होता है, पीएनआर होता है, लेआउट होता है, एसटीए होता है, सिंथेसिस होता है, ये सब टिकल बेस्ड है। हाँ, तो आपको टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंडस्ट्री में आपको चीज़ें ईज़ी करनी है अपने हाँ, लिए। उसके बाद पर्ल आ गया, पर्ल बेसिकली टेक्स्ट मैनिपुलेशन में ज़्यादा काम आता है आपका रिपोर्ट्स बनाने के लिए। ओके, पर्ल पर्ल एक प्रॉपर कोडिंग लैंग्वेज है, बट हम उसको स्क्रिप्टिंग में ही हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि आप छोटा कोड भी लिख सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा फ्लो भी लिख सकते हैं। फिर पाइथन आता है, पाइथन तो जैसे आजकल एआई से रिलेटेड है हाँ, और भी पाइथन में बहुत चीज़ें हैं जो आप आजकल पाइथन को भी आप टूल में इन्वोक कर सकते हो। ओके, तो वो पाइथन स्क्रिप्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो ये स्क्रिप्टिंग का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर डोमेन में प्लग इन हो जाता है। ओके, अगर आप डीवी में हैं, जैसे मैं डीवी में हूँ, मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं आरटीएल डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं सी सी प्लस प्लस का कोड लिख रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरे को ऑटोमेट अगर कुछ करना है अपना प्रोसेस, तो उसके लिए मेरे को स्क्रिप्टिंग की नीड है। सेम चीज़ फॉर एनालॉग डिज़ाइन, सेम चीज़ फॉर पीएनआर, लेआउट डिज़ाइन, सिंथेसिस, हर चीज़ में आपका स्क्रिप्टिंग काम आती है। ओके, गुड। सो अगर मैं इसी में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूँगा कि ठीक है, फोर्थ ईयर की जर्नी से जुड़ा हुआ, कि कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताओ जब आपको इस स्क्रिप्टिंग को लेकर कि आपके और आपके मेंटर के बीच में या हम में से किसी के साथ जहाँ पर आप स्क्रिप्टिंग में कुछ आपने प्रूफ किया हो और आपको बड़ा एक प्राउड फील हो रहा हो कि यार यू हैव अचीव समथिंग। जी। हाँ, सर स्क्रिप्टिंग का मेन जो मुझे अच्छे से याद है वो था स्क्रिप्टिंग का प्रोजेक्ट था एक, ओके, जो हमें मिला था, हमने उसको इम्प्लीमेंट करा और वो फर्स्ट स्क्रिप्टिंग का प्रोजेक्ट था जो हमने बेस से डिज़ाइन करके अपने लिए हमने क्या था वो बनाया था। प्रोजेक्ट? सर आई थिंक वो प्रोसेसिंग थी, रिपोर्ट्स प्रोसेसिंग थी ओके, क्योंकि हमने तब तक रिपोर्ट्स देखी नहीं थी ओके, कि कितनी बड़ी-बड़ी टाइमिंग की रिपोर्ट्स कितनी बड़ी होती है, आपका डीआरसीज़ की होती है, एलवीएस की होती है, ओके, रिपोर्ट्स कितनी बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं। तो उसको हमने पोस्ट प्रोसेस करके हमने एक बहुत अच्छे टेबुलर फॉर्मेट में एक समरी प्रोवाइड करी थी यूज़र को। वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। तो वो उस समय हमें लगा था कि ये कितना हमने आसान कर दिया। जो 10,000 लाइन पढ़ने का अगर किसी को रिपोर्ट पढ़नी है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट 1000, 2000 कभी-कभी 10,000 लाइन्स की रिपोर्ट होती है, तो उसको मैनुअली पढ़ना बहुत मुश्किल है।
तो उसके लिए हमने अब लगता है कि अब वो कितनी आसान हो गया था कि हमने एक क्लिक में स्क्रिप्ट चलाई और 2 सेकंड में रिजल्ट आ गया और आपने फटाफट उसे रिव्यू कर लिया। तो कितना टाइम बचा उसमें। एक ये था सर मेन, बाकी तो स्क्रिप्टिंग का हमारा ये था कि प्रोजेक्ट्स करते रहते थे हम। छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स भी करते थे, बड़े प्रोजेक्ट्स भी करे हमने। और क्वेरीज़ का होता था सर, हमारा सेशंस चलते थे स्क्रिप्टिंग के, बहुत लंबे-लंबे सेशंस भी चले हैं मेंटर के साथ। और मज़ा आता था उनको सा, क्योंकि वो जिस हिसाब से एक्सप्लेन करते थे तो बहुत अच्छा था वो। आज मतलब होता है जिसे कहते हैं रूम में चला जाता है ज्ञान, वैसा था। मुझे याद है आज भी कि मैं सोचता देखता था ग्रुप में 1000 मैसेज पड़े जी। व्हाट्सएप जी, मैसेज। क्योंकि हमारा ये था कि, और ये मैं आज 4th ईयर के स्टूडेंट्स को भी ये बोलूँगा कि हमारे टाइम पे हमने रात के 2-2 3-3 बजे तक हमने डिस्कशन करी है। और ये नहीं कि वन ऑन वन डिस्कशन है, ये ग्रुप डिस्कशन है। कि अगर मैंने कोई क्वेरी डाली है, कोई थर्ड पर्सन उसको ठीक कर रहा है, स्क्रिप्टिंग मेंटर आके उसको बता रहे हैं कि नहीं ये हाँ। ऐसे करो, और ये ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ होती थी, जो हम 8 या 9 बजे शुरू करते थे और रात के 2 या 3 बजे तक हम क्वेरीज रिजॉल्व करते थे, हम उसमें डिस्कशन करते थे। वो इतना लाइवली डिस्कशन होता था कि आप उससे अच्छी लर्निंग नहीं हो सकती। तो मैं 4th ईयर वालों को जो अभी परस्यू कर रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ से डरो मत। ये जो क्वेश्चंस पूछना चाहिए। क्वेश्चंस पूछो, अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे आपको रेज़ोल्यूशन मिलेगा उसका। और डांट भी मिलेगी। डाँट भी मिलेगी। सर देखिए, डाँट का तो ये है कि बिना डाँट खाए कोई पढ़ता नहीं है। हाँ। अगर आप किसी को ऐसे ही छोड़ दोगे कि तुम जाके ये पढ़ लो, तो वो 90% है कि वो नहीं पढ़ेगा। जब तक कोई पीछे पड़ के काम नहीं कराएगा, डाँटेगा नहीं, तब तक आपको रियलाइज़ेशन नहीं होगी कि नहीं ये मुझे करना था। तो असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स, टाइम से। टाइम से असाइनमेंट्स हो गए, असाइनमेंट्स को मेल पे ड्रॉप करना है। हाँ। मेल में ड्रॉप करना है तो उसका उसमें जो सब्जेक्ट ढंग से होना चाहिए हाँ। और ईमेल की बॉडी ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि आप कैजुअली आप नहीं भेज सकते। और ये सारी चीज़ें, अब जब हम इंडस्ट्री में घुसे थे, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो जब मैं पहला दिन था मेरा सिनॉप्सिस में, या और पहले हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट भेजनी होती है अपने मैनेजर को कि आपने पूरे हफ्ते में क्या किया। तो वो इतना ईज़ी था करने के लिए, क्योंकि हम वो 1 साल से कर ही रहे थे। हम आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं कि सर आज हमने ये पढ़ा। असाइनमेंट अगर हम आपको भेज रहे हैं या मेंटर को किसी को भेज रहे हैं, तो उसमें हम पूरा प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करके करते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ सर, कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को मैंने एक अच्छा-सा डॉक्यूमेंटेशन करके भेजी मेल पे। उस समय मैंने, और ये मेरा आई थिंक 6 महीने डाउन द लाइन जब मैंने जॉइन करा उसका था। तो मेरे मैनेजर, मेरे सीनियर मैनेजर ने मेरे को एप्रिशिएट करा कि बहुत वेल डॉक्यूमेंट चीज़ है ये, गुड। और ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी एक फ्रेशर से। और वो मैं वही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हमने पाइन में 1 साल से कर रहे थे। तो था कि इट्स नॉर्मल, बट बाद में समझ आया कि नहीं, हम कुछ एक एक्स्ट्रा कर रहे थे। तो उन चीज़ों से डरना नहीं है। जो चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हो, वो सिर्फ़ इंडस्ट्री लेवल की नॉलेज नहीं है। इंडस्ट्री लेवल का आपका करिकुलम है, और बिहेवियर जो आपका यहाँ बन रहा है, वो पूरा प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल है। आप पूरा इंडस्ट्री रेडी होके निकलेंगे यहाँ से। गुड। अब आते हैं इंटरव्यू। जी। जिसके लिए आपने इतनी पढ़ाई की, रात भर जगे, डाउट सॉल्व किए, असाइनमेंट्स किए, क्विज़ किए, ठीक है? बहुत सारे डाँट भी खाए, ठीक है? क्लास से बाहर भी निकाले गए, ठीक है? मुझे सब कुछ तो नहीं याद है, लेकिन हाँ, इतना कुछ याद है कि हर तरीके से कभी-कभी मतलब मतलब ऐसा नहीं था कि जो अच्छा है वो अच्छा ही है, जो अच्छा है वो गलती करेगा, जी। ठीक है? तो ओके, अब आते हैं इंटरव्यू में। तो कितनी कंपनीज़ के इंटरव्यू फेस किए थे आपने सिनॉप्सिस क्लियर करने से पहले? मुझे तो नहीं याद है सीरियसली। सर मेरे जो इंटरव्यू क्लियर करा था उससे पहले मेरे 3 इंटरव्यू और थे, ओके। जिसमें किसी में अनफॉर्चुनेटली रिटन नहीं क्लियर हुआ, ओके। किसी में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, ओके। और किसी में सेकंड राउंड तक गए थे बट उनको बेटर कैंडिडेट मिल गया था। तो ये मेरा 4th वो था ओके। जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये थोड़ा प्योरली सा इंटरव्यू में बताओगे क्या, कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक किया, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, आपने उसको कैसे रिप्लाई किया? जी। हाँ। सर मेरा जो इंटरव्यू था उसमें मेरे 3 राउंड हुए थे। 3 राउंड में पहला और सेकंड जो राउंड था वो कोडिंग बेस्ड था। ओके। कोडिंग बेस्ड इसलिए था क्योंकि सर मेरा जो रिज़्यूमे था वो उसमें सी, सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट्स थे, स्क्रिप्टिंग के प्रोजेक्ट्स थे। और जो मेरी प्रोफ़ाइल थी वो प्रोफ़ाइल है अभी भी, वो स्क्रिप्टिंग की ही प्रोफ़ाइल है। तो उन्होंने कोडिंग के लॉजिक पूछे, बेसिक लिनक्स पूछा,
और मैंने जो प्रोजेक्ट्स करे उसके बारे में पूछा कि कैसे इम्प्लीमेंट करा, एल्गोस पूछे। ओके। ये मेरे पहले 2 राउंड थे। तीसरे राउंड में क्योंकि मेरी टीम जो काम करती है वो एनालॉग डिज़ाइन में है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम मतलब हमारा एनालॉग से रिलेटेड भी बेसिक एनालॉग पूछी थी मेरे से, जो मैं पढ़ के गया था। मेरी एनालॉग बहुत अच्छी नहीं थी, बट इतनी थी कि हाँ, मैंने करी। बट हाँ, मेन मेरा स्क्रिप्टिंग बेस्ड इंटरव्यूज़ थे, जिसमें सारा बेसिक्स प्लस जो मैंने प्रोजेक्ट्स करे। एक इंटरव्यू में रिटर्न ऐसा था जिसमें आपने 10 मिनट में, शायद 2 या 3 मिनट में आपने सारे रिटन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सर नाम नहीं ले सकते। सर था एक उसमें वो ऐसी चीज़ें थी जो पढ़ रखी थी हमने, और पढ़ रखी थी तो वो लॉजिक क्लियर थे। वो अनफॉर्चुनेटली उसमें भी ऐसी था कि बेध्यानी में क्लिक होके वो सबमिट हो गया और वो आके चला गया। सो हाँ। हुआ क्या था कि एक कंपनी का रिटर्न था और दीक्षांत एंड आयुष ने, आई डोंट नो, आई एम नॉट सरप्राइज कि 1 घंटे का पेपर शायद 10 मिनट में फिनिश कर दिया था। एंड वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे पे क्वेश्चन आया कि यार, हाउ आउट ऑफ 20, 18 हैव टेकन 50 मिनट्स, 55 मिनट्स, एंड हाउ दीज टू बॉयज हैव टेकन ओनली 10 मिनट्स। सो मुझे जस्टिफाई करना पड़ा कि सर सब कुछ अच्छा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई पेपर कोई पास हुआ है, कुछ है, बट हाँ, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन तब भी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों बच्चों को इंटरव्यू में मौका नहीं मिला, क्योंकि कहीं न कहीं मैं कन्विंस नहीं कर पाया सामने वाले को। तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो होता तो कहीं और होते, ये हुआ तो आप सिनॉप्सिस में हो। जी। ठीक है, अब आते हैं सिनॉप्सिस पे। सिनॉप्सिस है क्या? करता क्या है? आई नो, यू नो, बट मैनी ऑफ माय ऑडियंस डोंट नो। सर सिनॉप्सिस अगर बहुत बेसिक उसमें मैं बताऊँ तो जो हमारे फ़ोन की चिप है, उसको डिज़ाइन करने में जो सॉफ्टवेयर लगता है वो, ओके, और जो उसके अंदर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ईडीए सॉफ्टवेयर टूल्स। ईडीए ईडब्ल्यू। टूल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन जो टूल्स हैं, जिस पे सारा कोई भी आपका जो आईपी है, आईपी इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेसिकली आपका जो सर्किट है अंदर का। तो सिनॉप्सिस एक पार्ट ऑफ कंपनी आपका सर्किट्स बनाती है और एक पार्ट ऑफ कंपनी आपका सॉफ्टवेयर बनाती है। ओके, और वो सॉफ्टवेयर आपकी सारी जो आपके बड़ी कंपनी है लाइक एप्पल, इंटेल और भी एक्सेट्रा सारी कंपनियाँ ये टूल यूज़ करके अपना इंटरनली अपने प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। सिनॉप्सिस में आज आपको 7 साल हो रहा है। यू स्टार्टेड योर जर्नी विद इन बैंगलोर, नाउ यू आर इन नोएडा, ठीक है? तो सिनॉप्सिस में आपका रोल क्या है? सर मेरा रोल अभी एज़ अ टीम लीड है। मैं अभी 6 जनों की टीम मैनेज कर रहा हूँ वाओ! और इट इज़ प्योरली ऑटोमेशन टीम। ऑटोमेशन, गुड। ऑटोमेशन टीम और हमारा अगेन स्क्रिप्टिंग। अगेन स्क्रिप्टिंग। ओके। मेरी टीम एनालॉग डिज़ाइन और लेआउट करती है। हुँ, तो हमारा काम है उनका टर्न अराउंड टाइम कम करना हमारे लिए, कि उनके लिए कोड लिखना, स्क्रिप्ट्स लिखना है ऐसे, जिनसे उनको मैन्युअली चीज़ें ना करनी पड़े, जिससे उनका टाइम बचे। तो और ऐसे अब स्क्रिप्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो 20 जने सिनॉप्सिस में सिर्फ़ ऑटोमेशन कर रहे हैं, सिर्फ़ स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, जिससे टर्न अराउंड टाइम कम हो। और मेथोडोलॉजीज़ बना रहे हैं जो ऑटोमेशन के थ्रू बन रही हैं, कि आपका हर पार्ट जो भी आपका डिज़ाइन का पार्ट है या लेआउट डिज़ाइन का पार्ट है, उसके हर पॉइंट पे हम स्क्रिप्ट ऑटोमेशन लगा सकें, जिससे आपका मैनुअल एरर्स कम हो, आपका टर्न अराउंड टाइम डिक्रीज़ हो जाए। ओके। हमने 3 जर्नी अंडरस्टैंड की कि आपका बीटेक से पहले, मतलब 3rd ईयर से पहले, 2nd ईयर, 1st ईयर, बिकॉज़ वी मेट इन 3rd ईयर। जी। ओके। तो एक आपकी जर्नी थी मेरे साथ 3rd ईयर तक, फिर आपकी एक जर्नी थी 4th ईयर में, जहाँ पे और भी सारे मेंटर्स मिले, स्क्रिप्टिंग मेंटर, डीबी मेंटर्स, फिर उन्होंने आपको अलग लेवल पे ग्रूम किया। देन आपकी एक जर्नी आई जब आप जॉब से आपने फर्स्ट से लेकर आप 7 मंथ तक, 7 ईयर्स तक आप आ चुके हो। तो डेफ़िनेटली आप इंटरव्यू भी ले रहे होंगे, जी। राइट? तो मैं कोई ऐसा नहीं जान सकता कि आप क्या पूछते हो, बिकॉज़ वी आर एट वेरी ओपन प्लेटफ़ॉर्म, हुँ, ठीक है? बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक फ्रेशर, हुँ। ठीक है, वो मेरे थ्रू या किसी के थ्रू भी जब वो सिनॉप्सिस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाता है, तो उसको मतलब अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे पर्टिकुलर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कंपनी की जनरल वे में एक कंपनी की एक एक इंटरव्यूअर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, बिकॉज मैं आपको इंटरव्यू नहीं लेता, मैं पहले लेता था, अब बच्चों को उसी नॉलेज पे मैं ग्रूम करता हूँ, बट नाउ यू आर अ रियल एग्जाम्पल फॉर माई जूनियर, फॉर योर जूनियर्स, फॉर एक्स माई। तो विद योर हेल्प, जस्ट इन फ्यू सेंटेंस, कि
कैंडिडेट्स कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें और क्या एक्सपेक्ट करें और इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, क्योंकि आप भी जानना चाहते होगा ना कि मुझे इसको क्यों सेलेक्ट करना है। जी। प्लीज़। सर, रिज्यूमे, इंटरव्यूज़, इन सब में मेन चीज़ वो होती है कि पहला पार्ट जो आप जो रिज्यूमे में लिख रहे हैं, वो आपको उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ओके। क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ भी आपके रिज्यूमे में से पढ़ के आपसे पूछ सकता है। दूसरी चीज़ प्रोजेक्ट्स, चाहे वो माइनर प्रोजेक्ट हो, चाहे मेजर प्रोजेक्ट हो, आपका प्रोजेक्ट आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। और अगर आपने प्रोजेक्ट्स ऐसे करे हुए हैं जो इंडस्ट्री लेवल पर हैं, जो आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपोज़र दे रहे हैं, तो आपको वो ज़रूर लिखना चाहिए और आपको उसको ए टू ज़ेड आपको उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कोई एग्जांपल देकर। जैसे सर, अगर एनालॉग डिज़ाइन की बात करें, अगर बेसिक एनालॉग डिज़ाइन अगर किसी ने लिखा है कि मैंने हाई पास फ़िल्टर बनाया है, उसको मैंने डिज़ाइन करा है, तो उसका ए से लेकर ज़ेड तक जो भी उसमें प्रोसेसेस होंगे कि उसने कौन-सा सीमोस लिया, क्या विड्थ ली, क्या लेंथ ली, उसको सब पता होना चाहिए। क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर है, वो आपके जो आप स्किल लिखते हैं रिज़्यूमे में, उससे पहले आपका प्रोजेक्ट्स पढ़ता है कि उसको किस चीज़ की नॉलेज है। और अगर आपकी जो आप ऊपर स्किल्स लिख रहे हैं, तो अगर आपने प्रोजेक्ट करा है तो डेफ़िनेटली आपने उसमें इम्प्लीमेंट वो स्किल्स आपने यूज़ करी होंगी। तो प्रोजेक्ट्स पे मेजरली ध्यान देना चाहिए। अपना बेसिक आपका सारा क्लियर होना चाहिए जो आपने रिज़्यूमे में लिखा है। और प्रोजेक्ट में जैसे मैं आई विल रिपीट माय सेल्फ कि प्रोजेक्ट में जो भी आपने करा है, आपको उसको सिंगल हैंडेडली आप उसको एक्सप्लेन कर सको और आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने ये बेसिक चीज़ें आपने कर रखी हैं, तो आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इंटरव्यू का पार्ट। जी। अगर इन योर व्यू, अगर इफ एनी कैंडिडेट इज अब जस्ट अबाउट कि उसके पास या तो वो पास आउट है हाँ। या गैप है या वो 6 महीने में पास आउट होने वाला है, जी। तो वो अपने आप को कैसे रेडी करे, नेक्स्ट 6 मंथ में, नेक्स्ट 9 मंथ में कैसे रेडी कर सकता है? सर, 6 मंथ्स और 9 मंथ्स में मैं तो पहले सजेस्ट करूँगा कि पहले 1 महीना अपना सारा बेसिक फिर से रिवीजन करें। क्योंकि बेसिक आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, वो घूम फिर के बेसिक पे ही आएगी। ओके। कि आप अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कितनी भी आप लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक जाएँगे, आप उसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। तो बेसिक 1 महीने में पहले बेसिक क्लियर करें अपना और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो प्रोजेक्ट्स करें, इम्प्लीमेंट करें चीज़ें। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास हो सकती है और उसमें कोई डिनाई नहीं है कि हर बच्चे पढ़ रहा है, उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होगी उसकी अच्छी। बट जब तक आपने प्रोजेक्ट इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सर कि आगे जब तक आपने प्रोजेक्ट नहीं करा होगा, तो आप वो ना बता नहीं पाएँगे। क्योंकि प्रोजेक्ट करते हुए कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें 4 चीज़ें आपको नहीं पता लगेंगी। तो वो अगर 6 महीने हैं या 9 महीने हैं, तो पहला 1 महीना तो अपना बेसिक क्लियर करें। ठीक है? और उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स करें। जस्ट लाइक इन योर केस जो जी। आपका डोमेन है, जी। उसमें वो क्या बेसिक्स हैं? बेसिक सर, मेरा अगर जैसे स्क्रिप्टिंग बेस्ड मेरी टीम है और मैं भी मेरी स्क्रिप्टिंग बेस्ड प्रोफाइल है, तो बेसिक आपका लिनक्स और बैश आपका बेस आता है। अब वो बेस आपका क्लियर होना चाहिए। आपका जो भी कमांड्स हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं, वो आपका सारा क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक। और उसके बाद जो चीज़ें हैं, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स हैं कि आपने टिकल में क्या इम्प्लीमेंट कर रखा है, आपने पर्ल में क्या कर रखा हुआ है, आपने पाइथन में क्या कर रखा है। और अगर वो आपके डोमेन से किसी तरीके से अटैच्ड है, हाँ। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग समवन कैन डू। ओके। अगर जैसे आप डीवी बैच के हो, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्क्रिप्टिंग इज़ अ प्लगइन, जो आप हर डोमेन में आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उसकी। तो अगर जैसे आप डीवी में हैं, तो अगर आपने किसी तरीके से आरटीएल ऑटोमेशन कर रखी है, टेस्ट बेंच ऑटोमेशन कर रखी है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एनालॉग डिज़ाइन में, लेआउट डिज़ाइन में तो बहुत ऑटोमेशन की पॉसिबिलिटी है। तो स्क्रिप्टिंग आप अगर वो इंटरलिंक करके अगर आप प्रोजेक्ट्स करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। वो आपको अलग स्टैंड आउट करेगी। स्क्रिप्टिंग अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है, तो वैसे ही आप अलग स्टैंड आउट होते हो। और अगर आप उसको किसी तरीके से डोमेन के साथ अपने अटैच कर लें, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपको बिल्कुल एक सेपरेट पाथ पे लेकर जा सकता है वो। ओके। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, राइट? लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जैसे अभी अभी आपने बार-बार स्क्रिप्टिंग को लेकर बोला। ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है कि हम डीबी के लिए क्या प्रिपेयर कर लें, एसबी, यूवीएम की ही बात होती है, ठीक है? या एनालॉग की बात होती है, जो कभी-कभार लेआउट या आफ्टर डीबी पीडी का ही ज़्यादा काम आता है। तो यू आर राइट कि स्क्रिप्टिंग जितना मुझे आपकी बातों से लगा कि 7 साल में जो आपका डोमेन है और जिस तरह से आपकी टीम काम कर रही है, वो ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग को ही लेकर फोकस है। बट मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे जूनियर्स को जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है,
और वो वीएलएसआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट रियली में उनको स्क्रिप्टिंग का एक्सपोजर नहीं है। वो उसके बारे में कोई क्वेश्चन तक नहीं पूछते हैं कि सर बैश क्या है, लिनक्स क्या है, पर्ल क्या है, टिकल क्या है। और जब वो लास्ट में आते हैं कि जब उनको जॉब, ठीक है, अगर उन्होंने एसवी यूविंग की प्रिपरेशन की बट दे आर नॉट इन दिस साइड, तो इंटरव्यू में डेफिनेटली वो फेल हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू जो मुझे समझ में आया है कि वो स्क्रिप्टिंग इज मस्ट इन ऑल द डोमेन, आइदर वो कैंडिडेट एनलॉग का हो या वो एफपीजे बैकग्राउंड में हो या फिर वो पीडी का हो या डीएफटी का हो। जी, राइट, गुड, ओके, ग्रेट। तो हमारी काफ़ी इस जर्नी को भी हमने डिस्कशन किया। ओके, एक और चीज़ मेरे मन में क्वेश्चन आया जी, कि व्हाट यू सजेस्ट कि नाउ डेज बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को लेकर फोकस हैं, ठीक है, मतलब वो कोर में भी जाना चाहते हैं, वो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, प्लस कॉलेज की प्लेसमेंट्स भी आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरफ फोकस नहीं है। ओके, बिकॉज कॉलेज की प्लेसमेंट आई, वो आई एम नॉट सेइंग एनी एनी बैड थिंग टू एनी अदर डोमेन, बट ठीक है, आईटी की ओपनिंग आई तो आईटी में जाना है, इंटरव्यू बैठना है। ओके, बिकॉज पेरेंट्स ने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे वहाँ भी इंटरव्यू देना है और घर वालों को दिखाना है, बट उनका कहीं ना कहीं उनका मन कोर में है। तो इस चीज़ को आई थिंक यू ऑल्सो केम अक्रॉस, राइट, कि कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स आ रही हैं उनको भी हम क्रैक करें, और प्लस हम कॉलेज की के साथ साथ हम अपने कोर में जाएं। तो मैं उनको बोलता हूँ कोई एक चीज़ करने से ही बेटर होगा। तो नाउ यू आर एट वेरी गुड एक्सपीरियंस, 7 साल का आपको एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, मेरा बताना एक अलग है क्योंकि मैं अब इंडस्ट्री में नहीं हूँ। मैं तो विद योर हेल्प नाउ आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज कि उनको किस तरफ फोकस करना चाहिए, कि किस तरफ होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन किस तरफ लेना चाहिए। सर मेरे हिसाब से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप फोर्थ ईयर में हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि दोस्तों की नौकरी लग रही है, प्लेसमेंट वाले फोर्स कर रहे हैं, आपको एक रिजिड होके आपको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, मुझे कोर में ही जाना है। और अगर आपको डिसीजन लेकर आपको कोर की ही प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि हम भी सेम चीज़ से निकले थे उस समय कि कॉलेज वाले फोर्स कर रहे हैं या बाकी क्लासमेट्स की नौकरी लग गई है, सब अपने जॉब्स पे जा रहे हैं, हमारे खुद के फ्रेंड्स की जॉब लग गई है और वो जॉब पे जा रहे हैं, कॉलेज नहीं आ रहे और हम लैब में बैठ के काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमेशा वो रहता है, बट मैं ये कहूँगा कि हमारा उस समय का डिसीजन ये कि नहीं, हमें ये प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना, हमें अपने कोर के लिए ही प्रिपेयर करना है, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। और मैं आगे जूनियर्स को भी अपने यही सजेस्ट करूँगा कि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने 4 साल कॉलेज को ईसी में दिए हैं, आपने सेकंड ईयर में जॉइन करा, पाइन थर्ड में करा, फोर्थ में करा। आपने एक बहुत लंबा टाइम, आपने कोई से भी ईयर में करा, आपने एक बहुत लंबा टाइम आपने पाइन को भी दिया। तो पाइन को एक चांस देना चाहिए और आपको कोर में ही फोकस रखना चाहिए। अगर आपने एक बार डिसीजन बना लिया कि आपको कोर में जाना है, तो आप उसको बैक आउट मत करें। इट मे टेक सम टाइम, बट इट विल हैपन। ओके, एक और क्वेश्चन है ऑन बिहाफ ऑफ जूनियर्स फंडिंग। बहुत सारे मेजॉरिटी है, 70% बच्चे बोलते हैं कि सर आई एम वीक इन कोडिंग, तो क्या मैं वीएलएसआई में या मैं जा सकता हूँ? मैं तो उनको जवाब देता हूँ, राइट, बट नाउ विद योर हेल्प अगेन, कि व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव कि ओके, कोडिंग है बट कितना है, मतलब कैसे जा सकते हैं इफ समवन इज वेरी नॉट वेरी गुड इन मेकिंग द लॉजिकल लॉजिक यूजिंग द योर कोडिंग लाइक सी सी प्लस प्लस, तो वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं? सर वीएलएसआई इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आपको अगर कोडिंग नहीं भी आती तो आपके पास और डोमेन है। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ में आप एवरेज नहीं हो सकते, आपको एक चीज़ तो मास्टर करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप अगर आपसे कोडिंग में अगर आप वीक हैं, तो आप एनालॉग डिज़ाइन पढ़ें, आप डिजिटल डिज़ाइन पढ़ें, आप फिजिकल डिज़ाइन पढ़ें, आप लेआउट का पढ़ें। पीडी इतना बड़ा डोमेन है, जैसे आपका एसटीए हो गया, उसमें सिंथेसिस हो गया, क्लॉक ट्री हो गया। एनालॉग डिज़ाइन में आपका लेआउट आ गया, टाइमिंग आ गई, और वेरिफिकेशन में आरटीएल आ गया, आपका यूवीएम आ गया, एसवी आ गया। जैसे पिछली पॉडकास्ट में आयुष ने डिस्कस कर रहा था, एसओसी मॉडलिंग आ गई, सिस्टम सी आ गई। तो इट्स अ वास्ट चीज़। तो आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट बनाना है।
और उस इंटरेस्ट में आपको पढ़ना शुरू करना है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप एनालॉग डिज़ाइन पढ़ें, आप डिजिटल डिज़ाइन पढ़ें। बट आपको एक चीज़ मास्टर करनी पड़ेगी इंडस्ट्री में अगर आपको घुसना है तो। ओके। तो मतलब जो मुझे समझ में आया, मैं थोड़ा-सा उसको बेटर कर देता हूँ कि कैंडिडेट्स को वो डरे ना कि अगर वो उनको ये ना लगे कि वीएलएसआई में सिर्फ कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ। ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। ओके। एक और मिथ है जी। जो जब मैं इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में आ रहा था और जब मैंने अपने दोस्तों को बोला है कि यार मुझे वीएलएसआई में अपने डोमेन में अपनी जनरेशन को लेकर आना है, जो बच्चे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये डोमेन तो टियर 3, टियर 2 के लिए नहीं है, क्योंकि आप खुद टियर 3 से नहीं हो, आप किसी अच्छे कंपनी से नहीं हो। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी एप्लीकेशन का इंजीनियर है, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, प्रोफाइल है। तो हाउ यू विल इम्प्रेस द ऑडियंस, ठीक है? हाउ यू विल इम्प्रेस द कॉलेज, कि आप कॉलेज के उन फैकल्टीज़ थे, उन एचओडी से, डायरेक्टर्स को कैसे मिलेंगे और बोलेंगे कि मैं इस डोमेन में हूँ और मुझे बच्चों को वहाँ लेकर जाना है, राइट? तो टियर 3 के अराउंड मैंने आज तक किसी आईआईटियन को तो नहीं प्लेस किया है, बिकॉज़ दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट रिस्पेक्ट। बट मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 850 से ज़्यादा बच्चे इंडस्ट्री को दिए हैं, एंड उनमें से सारे ही टियर 3 से हैं, जी। ठीक है? तो एक जो मिथ था, जो हमने मिलकर ब्रेक किया, हुँ। तो मैं आपके थ्रू इस जनरेशन को क्या मैसेज दे सकते हैं कि बच्चे ऐसे क्यों डरते हैं कि सर वीएलएसआई इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, ठीक है? तो सर वो बच्चे डरते इसलिए हैं, मेरे ओपिनियन में इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपोज़र नहीं था उसका। ओके। जो पाइन एक वो ब्रिज करता है, एक टियर 3 कॉलेज और एक वीएलएसआई कंपनी का जो ब्रिज गैप होता है, वो एक पाइन के थ्रू होता है और बच्चे डरते हैं कि वीएलएसआई में कैसे घुसेंगे, घुस भी पाएँगे, नहीं पाएँगे, स्पेशली जब वो टियर 3 कॉलेज के होते हैं। तो एक वो है कि आप मेहनत करोगे अगर, मेहनत करके हर हर चीज़ें क्रैक हो सकती है। मैं भी टियर 3 का हूँ, मेरे साथ में मेरे बैचेज़ में भी आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली 60 बच्चे थे एंड आई थिंक वो सारा बैच प्लेस्ड है आज। कोई सिनॉप्सिस में, कोई केडेंस में, कोई एसटी में, कोई एनएक्सपी में, ऑल ओवर वीएलएसआई इंडस्ट्री हम मेरा पर्सनल बैच था एंड उसके आगे के बैचेज़ भी उसमें हुए हैं और हम सब टियर 3 कॉलेज के हैं। तो अगर मेहनत करे आदमी, कोई भी बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, तो वो आराम से वीएलएसआई इंडस्ट्री क्रैक कर सकता है। बस ये है कि अपना स्किल सेट जो आप बना रहे हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग बेस्ड हो, चाहे एनालॉग बेस्ड हो, चाहे डिजिटल बेस्ड हो, चाहे कोई सा भी हो, आपको बेसिक से लेकर जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जो आपको इंडस्ट्री एक्सपोज़र यहाँ मिल रहा है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक स्टेयर है कि आप इंडस्ट्री में आराम से घुस सकते हैं। तो यही है कि कोई भी टियर 3 कॉलेज का जो भी ये वीडियो देखेगा, उसको मैं ये एग्ज़ाम्पल दूँगा कि डरे ना, मेहनत करे, किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े, हुँ। मेहनत करे, बेसिक क्लियर करे और उसकी जॉब आराम से लग सकती है। और वीएलएसआई इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है सर जो मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने अब जाके मुझे समझ आई है कि इट्स अ वेरी मतलब हमेशा बैकग्राउंड में चलती है। कभी न्यूज़ में इतनी नहीं आती है। अब आज आप न्यूज़ खोलोगे तो न्यूज़ में क्या आएगा कि एंथ्रोपिक का आएगा, ओपन एआई आएगा और गूगल का आएगा, ये सब आएगा। बट ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो हार्डवेयर पे चल रही हैं और हार्डवेयर पे इतना कोई ध्यान नहीं देता। हार्डवेयर इज़ वीएलएसआई इंडस्ट्री। तो वीएलएसआई इंडस्ट्री के बिना कुछ नहीं है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री। तो आप मेहनत करो, तो सबको बराबर का चांस है कि वीएलएसआई इंडस्ट्री आपको ये नहीं कहेगी कि नहीं तुम टियर 3 के हो, तो हम तुम्हें वो नहीं लेंगे। वो आपका रिज़्यूमे देखेंगे, आपका स्किल सेट देखेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स देखेंगे। अगर वो रेलेवेंट है और आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो आप उस इंडस्ट्री में आराम से घुस सकते हो। गुड। एज़ यू मेंशन्ड एआई, जी, सो वेरी बज़ी वर्ड, राइट? सो अभी आज की डेट में वी हैव सीन कि न्यूज़ की इस कंपनी से इतने लोग फायर हुए, इस कंपनी से इवन आवर वीएलएसआई कंपनी इज़ आल्सो हुँ, हुँ। अफेक्टेड, ओके, अफेक्टेड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिकॉज़ यू आर करंट पार्ट ऑफ दिस डोमेन, तो इज़ एआई इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर डोमेन? सर, मेरे हिसाब से करेगा, हाँ। बट इतना नहीं करेगा कि आप इंजीनियर्स को ले ऑफ मतलब मास ले ऑफ वाला सीन नहीं होगा। क्योंकि एआई ये डोमेन ऐसा है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना आप नहीं कर सकते।
आप एआई इतना अभी एआई इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपका लोअर लेवल जाके डिज़ाइन आपका समझ सके। उसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड है। ओके, एआई ऑब्वियसली आपका काम ईज़ी करेगा, बट ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि आपको इंजीनियर्स चाहिए समझने के लिए। और ये ऐसी मतलब सर ये माइक्रो माइक्रो भी बहुत मैं बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, हुँ, मिलीसेकंड, पिकोसेकंड पे काम करती है इंडस्ट्री। अगर पिकोसेकंड में भी 1-2 की डिजिट का भी फ़र्क हो जाता है, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो इतनी एक्यूरेट एआई अभी हमारे पास नहीं है। ऑब्वियसली इतना मास इम्पैक्ट नहीं होगा। इट वुड बी अ हेल्पफुल थिंग, बट वो यही होगा कि आप इंजीनियर्स को रिप्लेस एकदम से नहीं करेगी वो। नहीं कर आपको सकते। इंजीनियर्स की नीड है अभी भी, और अच्छे इंजीनियर्स की नीड है। ओके, बट थोड़ा-सा ये है कि उस कैंडिडेट्स को भी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा हुँ, हुँ। आई थिंक एआई की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो हाँ जी। हाँ, क्योंकि एआई सर, क्योंकि अब जितनी कंपनीज़ हैं सब एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वो टाइम किसी चीज़ में भी रिव्यू में कुछ चीज़ ऑटोमेट करने में टाइम कट हो रहा है। तो हर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, आप अगर 3rd और 4th ईयर के हो, तो हाँ, आपको एआई का भी थोड़ा बहुत यूज़ करना आना चाहिए, जिससे आप अपना काम और ईज़ी कर सको। आप डोमेन नॉलेज लेकर आप इंडस्ट्री में हेल्प और कर सको और जल्दी रैंप अप कर सको। और एआई का मैं ये भी कहूँगा कि सर जो भी 3rd और 4th ईयर का स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी, जो भी पाइन से जुड़ा हुआ है, किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, किसी भी कॉलेज में है, आपके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं। आपको बुक पढ़ने की भी प्रॉपर आप बुक पढ़ सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट आपके पास इतना इतना बड़ा नॉलेज का भंडार है, तो आप एआई के थ्रू आप अपने डाउट्स रिज़ॉल्व इतने अच्छे से कर सकते हो। एआई प्लस मेंटर, अगर वो एक कॉम्बिनेशन आप बना लो ढंग से, क्योंकि एआई ऑब्वियसली आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको डायरेक्शन नहीं दिखा सकता। एआई आपको आपके इस सवाल का जवाब दे सकता है, जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में पुश करने वाला होता है और आपको मोटिवेट रखने वाला होता है, दैट इज़ अ मेंटर। तो एक मेंटर, एआई और आपका करिकुलम, ये 3 चीज़ें का कॉम्बिनेशन अगर कोई भी स्टूडेंट बना ले, और मैं ये कहूँगा कि जो भी पाइन में है आज, वो जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आप 3rd में भी हो, चाहे 4th ईयर में भी हो, ये 2 साल, 1.5 साल आप रगड़ के मेहनत करो। आप मेहनत करोगे, आपको रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिलेगा। अब अगर आप ढीला छोड़ के बैठोगे कि नहीं यार हो जाएगी, जैसे आप कॉलेज की पढ़ाई मोस्टली टियर 3 कॉलेज वाला यही होता है कि यार पढ़ लेंगे, लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे, वैसा मत करो। 1 डेढ़ महीना अच्छे से आप मेहनत करो, उसका रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिलेगा आपको। अभी मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूँगा बिलो दैट थोड़ा-सा एक एक अच्छा-सा एक मैसेज हम कैंडिडेट्स को दे सकें। जी सर। ओके, सो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एक ऐसे मिथ है जिसको आप ब्रेक करना चाहोगे? कि टियर 3 वाला नहीं जा सकता। ओके, टियर 3 नहीं जा सकता। ये मिथ है। जा सकता है, टियर ये 3 जा मिथ स है हाँ, कि ये टियर मिथ है। 3 वाला नहीं जा सकता, हुँ, बट बहुत आराम से जा सकता है। हुँ। एक स्किल जो आप पहले से सीख लेना चाहते हो? टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ को टाइम देना, हुँ, प्रॉपर टाइम देना, वो ओके। एक रिसोर्स जिसने आपका सारा करियर चेंज किया है? पाइन पाइन थैंक यू, बाय। थैंक यू। ओके, पाइथन सफिशिएंट है या टीकेल? दोनों। दोनों, ओके। क्या एमटेक के बिना भी सिनॉप्सिस में जा सकते हैं? बिल्कुल, जा सकते बिल्कुल जा सकते हैं। मैं खुद बीटेक जब मैंने जॉइन किया था, मैं बीटेक था, ओके, और कंपनीज़ अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती हैं। मेबी वो दूसरे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, पॉसिबल है। ओके एंड अगर बेसिक वीक है तो रिस्टार्ट कहाँ से करें? बेसिक वीक है, पाइन के लेक्चर्स, जो भी पाइन के लेक्चर्स मैंने आई नो कि हम एनालॉग के भी शुरू करें, हमने सी सी प्लस प्लस के भी शुरू करें। वो बेसिक से कवर कर रहे हैं, उनको देखकर स्क्रिप्टिंग के भी हैं इवन हमारी साइट या पे। हम लोग प्लान कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग भी लेकर आने की। जी, तो वो शुरू करें। सो बिफोर क्लोजिंग जी। मगर मैं एक चीज़ पूछूं कि ये बिकॉज यू आर इन सिनॉप्सिस एंड सिनॉप्सिस वर्क इन ऑल द डोमेन एनालॉग डिजिटल physical design, DFT, even in embedded also, even on article side, even on FPGA side, even on board design side. So एक कैंडिडेट्स को डायनेमिक बनना है तो कैसे बनना है? मतलब वो उसको कैसे माना जाएगा कि वो डायनेमिक है? सर डायनेमिक, मेरे हिसाब से डायनेमिक मुझे इससे याद आता है कि मैंने भी आपसे एक बार, जब मैं पास आउट हो रहा था, ओके, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो भी मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे कि सर ये मेरा पढ़ने का मन नहीं है, ओके, या फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने मुझे वो बात बोली थी और मुझे आज तक याद है। आपने ये बोली थी कि दीक्षांत इंडस्ट्री में एक स्किल से घुस जाएगा,
बट अगर इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी मैनेजर्स ऊपर बैठे हैं, जो डायरेक्टर बैठे हैं, उनको आरटीएल से लेकर जीडीएस तक की हर चीज़ की नॉलेज होती है। तो किसी चीज़ को मना मत करो, पढ़ो के। आपने मुझे ये कहा था, तो मेरे हिसाब से सर डायनेमिक की डेफिनेशन आज भी वो है, क्योंकि अब जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ टीम, तो मेरा जो डिस्कशन होता है वो काफ़ी इंडस्ट्री सीनियर से होता है। तो जब मैं उनका नॉलेज देखता हूँ, अगर मैं उनसे आरटीएल का कुछ पूछता हूँ, उनको उसकी नॉलेज होती है, लेआउट, टाइमिंग, पावर, ईएसडी, हर चीज़ की नॉलेज होती है उन्हें। तो मेरे डेफिनेशन में वही डायनेमिक है, जिसे हर चीज़ की नॉलेज हो। ओके। और उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज से निकलते या फिर आप पास आउट होते ही आपको हर चीज़ की नॉलेज आएगी। बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की होनी चाहिए। आपको किसी भी लर्निंग से मना नहीं करना चाहिए, और आपको धीरे-धीरे आपको सारी स्किल्स बनानी चाहिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो। ग्रेट। गुड। सो बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, अगर मैं अ, आपसे आपके थ्रू इस ऑडियंस को, या जो भी 12th में है या 11th में है, वो बच्चे भी जो 10th में हैं, जिनको अभी सेमीकंडक्टर के बारे में आइडिया है या थोड़ा बहुत भी एक्सपोज़र है एम्बेडेड के बारे में, तो या वो बच्चे जो जिनका यूपीएससी नहीं क्रैक हो रहा है, या फिर जो अभी फ्रेशर्स हैं, करंट पास आउट हैं, ओके, या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जाने से पहले जस्ट टू क्लोज दिस सेशन, वो ऐसी वो अपने आप को कैसे रेडी करें, कैसे प्रिपेयर करें, जी, कैसे प्रिपेयर करें कि वो इस इंडस्ट्री में घुस सके। आ पाए? सर इंडस्ट्री में घुसने का एक तो वही है, जैसे मैंने बार-बार बोला कि बेसिक, हुँ, और आपको एक प्लस पॉइंट होना आपके पास ज़रूरी है, हुँ, और वो प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से स्क्रिप्टिंग है। तो अगर कोई भी इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहा है, तो वो ये होगा कि उसको बेसिक नॉलेज, जिसमें एनालॉग डिज़ाइन आता है, आपका सीमॉस, मॉसफेट्स, आपका डिजिटल ब्लॉक्स, गेट नॉलेज, आरटीएल, ये सब आपको बेसिक्स में आता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, और उसके साथ एक जो प्लस पॉइंट है स्क्रिप्टिंग, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, ओके, क्योंकि वो आपको हमेशा स्टैंड आउट करेगी। और मैंने अभी देखा है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत जने हैं जो ऑटोमेशन, उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखना उन्होंने कंपनी में घुस के करा। उन्होंने जब कंपनी में घुस गए तो उन्होंने साथ में अपना काम ईज़ी करने के लिए करा। बट आजकल काम इतना सारा है कंपनियों में, और सबका टर्न अराउंड टाइम इतना कम है कि मतलब प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आई और यहाँ 1 साल में या 6 महीने में रिलीज़ करना है। तो वो जो आपका टाइम कट करने का है, वो आपको ऑटोमेशन के थ्रू ही होगा, और वो ऑटोमेशन आपको स्क्रिप्टिंग के वो होगी। एनी मैसेज फॉर योर स्क्रिप्टिंग मेंटर? सर स्क्रिप्टिंग मेंटर आप को, इतने स्क्रिप्टिंग जी, आपने सर मैं उनको तो दिल से थैंक यू बोलता हूँ, उनको, आपको, हाँ, कि उनके थ्रू ही आज इंडस्ट्री में हूँ। और स्क्रिप्टिंग मेंटर से तो सर इतनी चीज़ें सीखी हैं, हाँ, डाँट भी खाई है, हाँ, अच्छे से डाँट खाई है। डाँट और अच्छे से डाँट, मैं 2 चीज़ें बोलूँगा, क्योंकि दोनों खाई हैं। उन्होंने सपोर्ट भी करा है पूरा, हाँ, और उनसे हमने टाइम मैनेजमेंट भी सीखा कि रात के 2-2 3-3 बजे तक जैसे वो हमें डाउट सॉल्व कराते थे हमारे, हाँ, वो उससे बेटर चीज़ नहीं हो सकती थी कोई हमारे लिए। तो उनको तो स्पेशल थैंक्स है, ओके, जो स्क्रिप्टिंग ग्रेट। मेंटर को। चलो, गुड, दिस इज़ रियली गुड टू नो दिस कि यू स्टिल रिमेंबर हिम। यस। एंड या आई स्टिल एवरी टाइम इज़ आस्किंग वेयर इज़ दीक्षांत, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है? ओके, मैं आऊँगा तो मिलूँगा। तो लेट्स सी। ओके दीक्षांत, थैंक यू वेरी मच, रियली आई एन्जॉयड, एंड मुझे वो सारी चीज़ें रिकॉल हुई हैं जो हमने कॉलेज में जब हम जाते थे सैटरडे संडे, जब कॉलेज बंद होता था तो हमारी एंट्री होती थी, जी। ठीक है? और फिर हम लोग वो सैटरडे संडे हम लोग पूरे राजा होते थे, बादशाह होते आईपैक के अंदर, हाँ जी। कि सैटरडे संडे में हमें एक सेपरेट, डॉक्टर वीसी शर्मा सर ने हम लोगों को एक सेपरेट पूरा एक क्लोज़। स्पेस दिया था, जी। पूरा एक, आज भी वो फ़ोटोज़ वेबसाइट में लगी हैं, उसको देखते ही होंगे, हाँ जी सर। ठीक है? तो मैंने अपनी वेबसाइट में ऐसा ही बनाया है कि पूरी अपनी इन 11-12 साल की जो जर्नी है, एक-एक जर्नी को 2023 तक मैंने शो किया हुआ है, जिसमें आप लोग तो फर्स्ट फ्रंट सीट पे बैठते थे, आज की डेट में बच्चे पीछे सीट पे बैठ रहे हैं। So this is a message for everyone. The guy who is sitting here, he is one of the leading upcoming group director or whatever I can say. ठीक है, manager or something. ठीक है, so the best thing is that he is not sitting on back. बैक से। ठीक है, तो फ्रंट पे आओ, फ्रंट पे बैठो, फेस करो अपने लोगों को,
ठीक है? पीछे जाके मत बैठो, आगे आओगे तो मैनेजर की नज़रों में आओगे, ये मैं मैसेज देता हूँ खुद से। ओके, सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस पॉडकास्ट एंड वेरी सून एक और पॉडकास्ट के साथ मैं दीक्षांत के साथ आऊँगा, आयुष के साथ भी आऊँगा। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो मैं 1 घंटे के, 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में नहीं पूछ सकता, बिकॉज़ हमें कोई फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है कि बस हमें क्वेश्चन पूछना है एक लाइक बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं मेरे पास, अभी भी 20 क्वेश्चन लिस्ट डाउन है जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं शायद अभी नहीं कर पाऊँगा। तो दीक्षांत, मुझे आपका 1 संडे और चाहिए होगा इन अपकमिंग मंथ्स, तो उस संडे में हम लोग और भी क्वेश्चन्स हैं जो अपने जूनियर्स के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू दीक्षांत, सर। थैंक यू, बाय-बाय। थैंक यू सर।